नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी के हिंदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो गाइज, मेरा नाम है अंकित, मैं आपकी क्लास लेकर के उपस्थित हो गया हूं। तो भाइयों, फटाफट सभी लोग क्लास में पहुंच जाएंगे। तो जितना जल्दी आप लोग क्लास में पहुंचेंगे उतनी जल्दी हमारी क्लासेज यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगी। तो जितना जल्दी हो पाए फटाफट सभी लोग क्लास में पहुंच जाइए। तो दोस्तों, वर्ल्ड हिस्ट्री की श्रृंखला में हम काफी दूर निकल आए हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर कर लिए। लगभग हमारा 75% वर्ल्ड हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो आज का हम आपके इसके पहले वाली क्लास में मैंने आपको वियतनाम वार के बारे में समझाया था, उसकी भूमिका, पृष्ठभूमि, ये सब को हमने चर्चा कर रखी थी। वियतनाम युद्ध हुआ क्यों, क्या कारण थे उसके, हर चीजों के बारे में हमने चर्चा कर रखी थी। आज उसके आगे का मतलब आज हमारा जो सेशन होगा, इस सेशन में हम पूरा का पूरा वियतनाम वार समाप्त कर लेंगे। ठीक है, और कल से मैं आपको सोवियत संघ का विघटन पढ़ाने वाला हूं कि सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ, वो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका, याद रखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे सब्सक्रिप्शन की। अगर आप लोगों ने अभी तक अनअकैडमी के लर्निंग ऐप का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो ले लीजिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि आपकी जो तैयारी चल रही है उसको न्यूनतम बनाने के लिए उसमें लगने वाला जो समय है आपका वो कम से कम हो जाए, इसलिए आपको टॉप एजुकेटर के माध्यम से टीच किया जा रहा है। साथ ही साथ अगर बता दें आप सभी को, तो हम पढ़ रहे हैं वियतनाम वार, टॉपिक है हमारा ये। कुछ जानकारी मेरे बारे में है, आप लोग देख सकते हैं ध्यानपूर्वक। और इस क्लास का पीडीएफ की बात करें अगर, तो पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, ठीक है, t.me/अंकित अनअकैडमी, ये टेलीग्राम का लिंक है। ठीक है, लिंक है। और चैनल नेम, अगर चैनल नेम की मैं बात करूं आप सभी से, तो अनअकैडमी अंकित, अनअकैडमी अंकित। ठीक है, अंकित के नाम से टेलीग्राम चैनल है। आप लोग टेलीग्राम पे जा करके सर्च करके यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं और पीडीएफ ले सकते हैं, याद रखिएगा। सारे के सारे पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे ही मिलेंगे, इस चैनल पे, याद रखिएगा। आप लोगों के लिए यहाँ पे न्यू कॉम्बो वीक चल रहा है, याद रखना, न्यू कॉम्बो वीक है। अगर बात करें तो 22% का ऑफ चल रहा है ये, और प्लस 10%, मतलब टोटल मिलाकर के 32% का ऑफ अभी आपको मिल रहा है। 18 महीने का अगर आप कॉम्बो लेते हो आप सभी लोग, तो 63,898 रुपए का ये पड़ेगा। ठीक है, ये प्लस का कॉम्बो है। और साथ में अगर 18 महीने का आप आइकॉनिक लेते हो तो 76,176 रुपए का आपको पड़ेगा, याद रखिएगा। तो काफी ये प्राइजेस बहुत कम है, अगर सभी लोग यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं। गुड आफ्टरनून गाइज, गुड आफ्टरनून, सभी का स्वागत है। और सभी लोग शेयर वगैरह करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा सेशन को। चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो ये ऑफर्स आपको बहुत बेहतरीन सा मिलने वाला। अगर आपको 10% का मेरे तो कोड यूज करना है ANK06, ये मेरा रेफरल कोड है, इसको लगा के आप लोग 10% का डिस्काउंट ले सकते हो सारे सब्सक्रिप्शन पे, याद रखिएगा। ठीक है, ये कॉम्बैट कल हुआ है, याद रखना, संडे को। बात करें कि व्हाई दिस कॉम्बैट, क्यों कॉम्बैट कराया जाता है, और साथ में इसमें 4 करोड़ की स्कॉलरशिप रखी गई थी। कल हुआ था संडे को, हर संडे को कॉम्बैट होता है आपका, याद रखें। जो बच्चों ने कल दिया था वो बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं दिया था वो लोग याद रखें, नेक्स्ट कॉम्बैट की तैयारी करें। वो नेक्स्ट कॉम्बैट आपको फिर नेक्स्ट संडे को मिलेगा, याद रखिएगा। कोड लगाइएगा ज्वाइन होने के लिए ANK06, यही कोड लगा करके आप इस कॉम्बैट में ज्वाइन हो सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी आपको फीस पे नहीं करती है। और हर संडे को 11 AM पे होता है ये कॉम्बैट, याद रखना। बहुत सारी प्राइजेज होती हैं इसमें। अगर बात करें तो जल्द ही आप लोगों के लिए नए चैनल्स लॉन्च किए जा रहे हैं फॉर ऑप्शनल सब्जेक्ट। ठीक है, ऑप्शनल के लिए लॉन्च होंगे, याद रखना। आप सभी को बता दें यहाँ पे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, ठीक है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के साथ कुछ बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, जैसे यहाँ पे पर्सनल कोच, ठीक है, लाइव, अगर बात करें हम यहाँ पे लाइव मेंटरशिप होगी आपको इसमें। साथ में मेंस के लिए क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करवाई जाती है अलग से, और स्टडी प्लानर आपको बनाया एक मिलेगा। और साथ में ओपन हाउस विथ एजुकेटर वाला सेशन जो आपका है, ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, याद रखना, मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मैं भी ओपन हाउस सेशन के क्लासेस मेरी भी कंडक्ट होती है, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं यहाँ पे। चेजू यूपीएससी ड्रीम के तहत अगर हम बात करें यहाँ पे, तो लोन की सुविधा उपलब्ध है अनअकैडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। यूपीएससी सीएससी कैटेगरी में आप लोन के माध्यम से भी अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, अगर बात करें तो। ठीक है, 0 इंटरेस्ट रेट है, कोई भी इंटरेस्ट रेट आपको पे नहीं करना होता है। अगर मैं आप सभी को प्लस सब्सक्रिप्शन की बात करूं या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की बात करें, क्योंकि प्लस से बेहतर आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन है, दोनों सब्सक्रिप्शन पे आपको 10% का डिस्काउंट दिया जाता है अगर आप मेरा कोड इस्तेमाल करते हैं ANK06। ठीक है, याद रखिएगा। साथ में ऑप्शनल पे भी सेम कोड से आपको ANK06 के माध्यम से आपको 10% का डिस्काउंट आपको मिलता है, प्लस और ऑप्शनल, या प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन दोनों पे। ठीक है, याद रखिएगा। तो चलिए, तो हम पढ़ रहे हैं वियतनाम वार, काफी इंपॉर्टेंट है ये। अगर हम देखा जाए यहाँ पे वियतनाम वार हमने स्टार्ट कर दिया है आपका, याद रखना।
तो वियतनाम वार इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ, अगर हम बात करें वर्ल्ड जो वर्ल्ड हिस्ट्री, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री में मैंने आपको बताया था ना कि वियतनाम वार जो था बेटा, यह वार जो है एक बहुत बड़ी सैनिक क्षमता वाले देश को, ठीक है, एक छोटे से देश ने, और उसके पास बहुत ही कम सैनिक थे, इसने पराजित किया। इसलिए महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जाता है ये वियतनाम वार, आप याद रखें विश्व इतिहास में, ठीक है। तो मैंने कल बताया था आप सभी को किस तरीके से वहां पे स्टार्टिंग होती है 19वीं शताब्दी में, मैंने आप सभी को भूमिका यहाँ पे पढ़ाई हुई थी। मैं एक बार ओरली आपको समझा देता हूं इसके बारे में। मैंने आपको कैसे बताया था कि भैया 19वीं शताब्दी में यहाँ पे फ्रांस ने सबसे पहले कब्जा करता है। फ्रांस कब्जा करेगा, फिर कहेगा भैया कि हम आपके सभी लोग भैया शेयर और लाइक करते रहिएगा, ठीक है, याद रखना। तो हम बात करते हैं यहाँ पे, क्या मैंने कल आपको समझाया था, इसके पहले वाली क्लास में हमने इतनी बातें चर्चा की थी कि भैया पहले क्या होता है, फ्रांस 19वीं शताब्दी में वियतनाम पे कब्जा करता, अपना उपनिवेश बनाएगा, किसको, वियतनाम को अपना उपनिवेश बनाया। उसके बाद वहां के राजा से उसने एक समझौते के तहत कह लिया कि आपकी जो विदेशी नीति है, ठीक है, उस विदेशी नीति को हम तय करेंगे। तो वहां के राजा ने मान गए, कहे ठीक है भैया आप तय करिए। उसके बाद क्या होता है कि जब वो विदेशी नीति तय करने लगते हैं, मतलब विदेशी नीतियों पर उनका अधिकार होता है, तो धीरे धीरे समय जब गुजरता है तो इन्होंने क्या किया, वहां के राजनीति और वहां के व्यापार पे अपना प्रभाव स्थापित करना चालू कर दिया। और इस प्रभाव को स्थापित करने के क्रम में उन लोगों ने सहायता किसकी ली, जमींदारों की, ठीक है। और जमींदारों की सहायता ली। जब उन्होंने जमींदारों की सहायता, जमींदार भी उनकी सहायता करने लगे क्योंकि उनको प्रॉफिट मिल रहा था वहां से, तो वो जब सहायता करने लगे तब जाकर के मामला वहां पे गड़बड़ हुआ। और क्या हुआ, तो फ्रांसीसियों ने, फ्रेंच लोगों ने वहां पे क्या हुआ, जो फ्रेंच गवर्नमेंट थी वहां की, उन्होंने क्या किया, राजनीति और व्यापारिक दृष्टि से पूरी तरीके से क्या करने लगा, वियतनाम का दोहन करने लगे। उन्होंने एक ऐसी अर्थव्यवस्था का विकास किया वहां पे, जो वहां के धान के खेत, ठीक है, साथ में रबड़ की जो बागानें हुआ करती थी, और वहां पे कोयला भंडार जो था, उनका दोहन करना चालू कर दिया अपने इस वहां पे अगर बात करें अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, जो उन्होंने इस अर्थव्यवस्था का विकास वहां पे किया था। तब जाकर के जब इन लोगों ने वहां पे दोहन करना चालू किया, तब जाकर के वहां के किसानों के मन में थोड़ी सी इनके प्रति अगर हम बात करें तो क्या हुआ, उनके प्रति अगर बात करें थोड़ी सी, अब भाई दोहन करोगे तो सबसे बड़ा कारण कहां से इस क्रांति की शुरुआत हुई, सॉरी इस युद्ध का, वो था मेकोंग घाटी। मेकोंग घाटी क्षेत्र में क्या होता, चावल की खेती होती थी। मेकोंग घाटी क्षेत्र था, वहां पे चावल की खेती बहुत ज्यादा हुआ करती थी। तो चावल की खेती वहां पे कर रहे जो किसान थे, उनके ऊपर भारी टैक्स लगा दिया गया, ठीक है। साथ में जो मजदूर वर्ग थे उनको न्यूनतम वेतन देना चालू कर दिया गया। इससे क्या होता है, इससे ये हुआ कि ये लोग, जो किसान वर्ग था, मजदूर वर्ग था, ये असंतुष्ट होने लगा, क्योंकि भाई उसके पास कुछ बच ही नहीं रहा है, आप टैक्स ले रहे हो इतना भारी। क्या कर दिया इन लोगों ने, देखो समझना है, मेकोंग घाटी क्षेत्र है, याद रखिएगा, मैंने आपको पढ़ाया था, वैसे मैं आपको समझा दे रहा हूं फिर से यहाँ पे, मेकोंग घाटी, ठीक है। तो मेकोंग घाटी क्षेत्र जो था, अगर हम बात करें, इस क्षेत्र में क्या होता है बेटा, इस क्षेत्र में धान की खेती ज्यादा होती थी, ठीक है, धान की खेती, ठीक है, धान की खेती होती थी। तो खेती कौन कर रहा है, खेती या तो किसान ही करते थे, किसान कर रहे थे, किसान। और मान लो किसान कर रहे थे, तो किसानों का खुद की भूमि तो बहुत कम किसानों के पास थी, लेकिन विशेष करके वो दूसरे की भूमि लेकर के खेती किया करते, और साथ में खेती में सहायता मजदूर करते थे, जो मजदूर, कुछ किसान मजदूर भी थे जो दूसरों के खेत में काम करते थे। तो क्या इनके ऊपर क्या हुआ, टैक्स लगाया गया बहुत ज्यादा, ठीक है, और इनको न्यूनतम मजदूरी दी गई। अब क्या हुआ, इन दोनों में, किसान वर्ग और जो मजदूर वर्ग था, इनके मन में क्या हो गया भैया, असंतोष उत्पन्न हो गया, किसके खिलाफ, फ्रेंच लोगों के खिलाफ, ठीक है, मतलब फ्रांस के खिलाफ अब यहां पे क्या हो रहा, असंतोष उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। अब फ्रांस के खिलाफ लोगों के मन में असंतोष उत्पन्न हो गया, और इस असंतोष ने देश प्रेम की भावना, मतलब राष्ट्रवाद की भावना का विकास किया, ठीक है, राष्ट्रवाद की भावना का यहाँ पे विकास होता है, इस वजह से राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ। और जब राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ, तो इसमें तो अभी भावना का विकास हो रहा है, साथ में इसी में एक और तत्व सामने आया, जो था आपका रूसी बोल्शेविक क्रांति,
इसने भी क्या किया, आग में घी का काम किया इसने। बोल्शेविक क्रांति ने भी सहायता की, सहायता किस लिए, राष्ट्रवाद को जगाने में, राष्ट्रवाद, ठीक है, राष्ट्रवाद को जगाने में यहाँ पे इसने भी सहायता की। ये मैंने आपको समझाया था, कल ही की क्लास में ही हमने यहाँ पे समझा था। फिर धीरे धीरे मैंने आपको बताया था कि वहां पे राष्ट्रीय भावनाओं का उदय होना चालू हो गया, और जब राष्ट्रीय भावनाएं उदय होना चालू हुआ तो उसमें बहुत सारे संगठन वगैरह बने, ठीक है। तो हो ची मिन्ह के नेतृत्व में पहला संगठन बनाया गया था, ठीक है, याद रखना, ठीक है। क्या हुआ था, पहला संगठन बना था हो ची मिन्ह, ठीक है, हो ची मिन्ह, इन्हीं के नेतृत्व में पहला संगठन आपका बनाया गया था, संगठन बना था, संगठन, ठीक है, संगठन बना था। और इस संगठन के नेतृत्व करता थे, ये नेतृत्व कर रहे थे, इन्हीं के नेतृत्व में एक संगठन की स्थापना होती है हो ची मिन्ह के नेतृत्व में, जिसको हम रिवोल्यूशनरी, ठीक है, यूथ लीग कहते हैं, ठीक है, रिवोल्यूशनरी कल बताया था आप सभी को, चलो फिर से लिख देता हूं। देखो ये पहला संगठन, बहुत सारे संगठन मिले, लेकिन यहां पे अगर बात करें तो विशेष करके यहां पे यही था, ठीक है। तो रिवोल्यूशनरी, ठीक है, याद रखना, पहला यह संगठन आपका बनेगा, ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग, आज याद कर लो, कल भी मैंने पढ़ाया था, आज याद कर लीजिए यहाँ पे। तो रिवोल्यूशनरी यहाँ पे यह है, ये, ठीक है, यहाँ पे पहला संगठन यही बनता है, रिवोल्यूशनरी, ठीक है, यूथ संघ कहते हैं इसको, ठीक है, यूथ, ठीक है, पहला संघ स्थापित होगा यहाँ पे, याद रखना, ठीक है। या फिर यहाँ पे यूथ, इसको रिवोल्यूशनरी यूथ लीग कहा जाता था, विशेष करके यहाँ पे लीग लिख लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, पूरा डिटेल रहो, ठीक है। तो रिवोल्यूशनरी यूथ लीग का स्थापना हुआ, और यह एक तरीके से इस लीग में अगर हम बात करें तो साम्यवादियों की पकड़ थी, साम्यवादी जो थे, साम्यवादी इसमें ज्यादा थे, और साम्यवादी विचारधारा का प्रभाव था कहां पे, इस लीग में, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे इस लीग में साम्यवादी विचारधारा का प्रभाव यहाँ पे ज्यादा हुआ करता था, ठीक है। गाइज याद रखिएगा, बहुत आसान है, कल ही मैंने आपको पढ़ाया था, याद रखिएगा, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि 1931 में इसी का नाम चेंज कर दिया जाएगा, 1931 में इसका नाम चेंज हो जाएगा, और नाम चेंज होने के बाद इसका नाम को अलग रख दिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं इंडो चाइना कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, इंडो चाइना कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, इंडो चाइना कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से यह फेमस होगा, याद रखिएगा। इसका नाम पर इसी लीग का नाम चेंज होता है, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि 1931 होता है, इसी से यहां तक हमने कल चर्चा कर रखी थी। आज इसके आगे हमको चर्चा करनी है, ध्यान से आप लोग देखेंगे, क्योंकि इसके आगे की जो कहानी है वो बहुत ही बेहतरीन है। तो अभी तक हमने क्या देखा कि भैया एक फ्रांस ने यहाँ पे कब्जा किया, फ्रांस के कब्जा करने के बाद यहाँ की अर्थव्यवस्था, यहाँ की राजनीतिक स्थिति सब कुछ इनके कब्जे में आ गई। कब्जे में आने के बाद इन्होंने टैक्स वगैरह लगाना चालू किया जमींदारों की सहायता से। फिर इन्होंने क्या किया बेटा, यहाँ पे यहाँ के लोगों को का शोषण करना इन लोगों ने चालू कर दिया। जब लोगों का शोषण हुआ तो लोगों के मन में अपने देश के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ, और लोग चाह रहे थे कि हम यहाँ से स्वतंत्र हो जाएं, हम इनसे आजादी हमको मिल जाए। इस चक्कर में यहाँ पे कई सारे संगठन सामने आए, जिसमें से एक प्रमुख संगठन था हो ची मिन्ह के नेतृत्व में जो बना था रिवोल्यूशनरी यूथ लीग की स्थापना हुई थी। इस लीग में साम्यवादी विचारधारा का प्रभाव था, और साम्यवादी विचारधारा आप सभी को पता है मजदूर और किसानों की थी, ठीक है, क्योंकि साम्यवादी जो विचारधारा है वो मजदूर और किसान वर्ग का समर्थन करता था। किसान वर्ग का क्या करता था, इनका क्या करता था, इनका समर्थन करता था। इस वजह से अगर हम बात करें, ठीक है, इसको जनमत लोगों का भी मतलब अगर जनता का भी सपोर्ट बहुत भारी मिला। लेकिन 1929 के आर्थिक मंदी के दौरान मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, फ्रांस ने कम्युनिस्ट पार्टियों को बैन कर दिया। जितनी कम्युनिस्ट पार्टियां थे उनको बैन कर दिया गया, और जब बैन हो जाता है तो कम्युनिस्ट पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं ये भाग करके गांव वगैरह में छिप जाते हैं।
तो गांव वगैरह में छिपते हैं, लेकिन वहां से फिर ये अपनी पार्टी को और मजबूत करते हैं और रिवोल्यूशनरी यूथ लीग की वहां का लीग का नाम चेंज करके इंडो चाइना रख दिया जाता है, इंडो चाइना कम्युनिस्ट पार्टी रखा जाता है, और जाकर के यह पार्टी बहुत ही जनता में लोकप्रिय हो जाती है और मामला यहां पे बन जाता है। तो ये थी कहानी। इसके बाद फिर थोड़ा सा हम यहाँ पे संघर्ष अब यहाँ पे समझेंगे। अब समझेंगे ये कि जापान का कब्जा, अभी तक मामला सब कुछ शांत चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक अपना अपनी अवस्था में चल रहा है, लोग वहां पे सब वो कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे कहानी क्या होती है कि 1941 में, ठीक है, ध्यान से समझते हुए चलिएगा सभी लोग, याद रखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान से इसको समझेंगे। आज की क्लास हमारी पूरी इसी पे होगी, ठीक है, समझना यहाँ पे। तो 1941 में जापान ने वियतनाम पर अधिकार कर लिया। क्या होता है कि 1941 में अभी तक फ्रांस ने अधिकार किया, फ्रांस से थोड़ी बहुत इनको राहत मिलती है जैसे ही, वैसे अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे 1941 में जापान ने वियतनाम पे अधिकार कर लिया। अब देखो कहानी बढ़ने लगी, ठीक है, वियतनाम पे अधिकार हो गया। वियतनाम राष्ट्रीय मुक्त संघर्ष के नेताओं को अब रणनीति बदलनी पड़ी। क्या? राष्ट्रीय मुक्त संघर्ष, मतलब जो राष्ट्रीय को मुक्त करना चाह रहे थे, जो संघर्ष कर रहे थे, इनको अब अपनी रणनीति को परिवर्तन करना पड़े, अपनी नीतियों में कुछ चेंजेस लाने का प्रयास करने लगे ये लोग, क्योंकि अब जापान ने कब्जा कर लिया यहाँ पे, ठीक है। कम्युनिस्टों ने वियत मिन्ह का गठन किया। किसका? वियत मिन्ह, ठीक है, वियत मिन्ह का गठन किया। जापानी कब्जे के दौरान कम्युनिस्टों ने विदेशी कब्जे और फ्रेंच उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष को नेतृत्व प्रदान किया। देखो, क्योंकि जापान ने तो कब्जा किया ही था और उसी कब्जे के दौरान ही कम्युनिस्टों ने विदेशी कब्जे जो थे वहां पे फ्रेंच का, उनके उपनिवेशवाद के खिलाफ भी संघर्ष जारी रखा। उनको नेतृत्व प्रदान करते हैं ये लोग। वियत मिन्ह ने अपना अच्छा जनाधार बना लिया और जापानियों के खिलाफ छापामार युद्ध चलाते रहे। तो वियत मिन्ह जो स्थापना की गई थी, इन लोगों ने जो गठन किया था कम्युनिस्टों ने वियत मिन्ह की, अब क्या होता है, जनाधार इनका अच्छा खासा हो गया था और जापानियों के विरुद्ध ये लोग क्या करें, छापामार युद्ध चलाने लगे। ठीक है, कौन सा युद्ध कर रहे हैं? छापामार। ठीक है, छापामार युद्ध चलाते रहे, लेकिन युद्ध में जापान की हार के साथ ही ये राष्ट्र स्वतंत्र हो गया। क्या होता है यहाँ पे, अगर हम बात करें यहाँ पे क्या हो, जापान यहाँ पे हार जाएगा। ठीक है, जापान की युद्ध में हार होगी और जापान के हार के बाद यहाँ के राष्ट्र जो था यह स्वतंत्र हो गया। अब देखो कहानी अभी पूरा नहीं। जापानियों के आत्मसमर्पण के बाद 2 सितंबर 1945, ठीक है, 41 में कब्जा किया था और आत्मसमर्पण 45 में होता है। 2 सितंबर 1945 को हो ची मिन्ह ने लोकप्रिय जन समर्थन, ठीक है, लोकप्रिय जन समर्थन के बीच वियतनाम लोकतांत्रिक गणतंत्र की घोषणा कर दी। अब देखो, इसी बीच में 2 सितंबर 1945 को बेटा क्या होता है कि लोकप्रिय जन समर्थन के बीच वियतनाम में लोकतांत्रिक गणतंत्र की गणराज्य की घोषणा कर दी जाती है। किसके द्वारा? ठीक है, हो ची मिन्ह के द्वारा। तो हो ची मिन्ह साहब ने यहाँ पे एक वियतनाम लोकतांत्रिक गणतंत्र, याद रखना, मतलब गणतंत्र सरकार स्थापित, लोकतांत्रिक गणतंत्र की घोषणा कर दी। अब हो ची मिन्ह वियतनाम के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में उभर कर रहे थे, मतलब सबसे लोकप्रिय नेता को हो ची मिन्ह साहब ही थे जो सामने आ रहे थे अगर बात किया जाए। परंतु स्वतंत्र होते ही वियतनाम में भी शीत युद्ध का प्रभाव दिखाई दिया, क्योंकि शीत युद्ध मैंने आपको पढ़ाया है कि शीत युद्ध 2 विचारधाराओं का खेल था। ठीक है, समझिए यहां पे थोड़ी सी क्यों यहां पे प्रभाव दिखाई दिया, अब समझते हैं। देखो, शीत युद्ध का प्रभाव, शीत युद्ध की बात हो रही है, ध्यान से समझना। कोल्ड वार का प्रभाव यहां पे क्यों दिखाई देगा? देखो क्या हुआ, जापान से स्वतंत्र हुआ, जापान से, ठीक है, जापान साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का था, मतलब राजशाही शासन चाहता था, राजशाही, ठीक है, ये साम्यवाद के खिलाफ थे जापान के लोग। ठीक है, ये राजशाही तानाशाही शासन पे विश्वास रखते थे, राजशाही शासन पे विश्वास रखते थे। इनसे आजादी मिली, इनको किसको? वियतनाम को। और जब आजादी मिली वियतनाम को, तो वियतनाम में सरकार कौन सी बनी बताओ? लोकतांत्रिक गणतंत्र की यहां पे स्थापना की गई। ठीक है, लोकतांत्रिक गणतंत्र की स्थापना हुई। जब लोकतांत्रिक गणतंत्र की स्थापना हुई तो भैया यहां पे भी कई सारी क्योंकि ये लोग
जो लोकतांत्रिक गणतंत्र की स्थापना कर रहे थे ये साम्यवादी विचारधारा के थे। ठीक है, ये साम्यवादी विचारधारा के लोग थे। और साम्यवादी विचारधारा के होने की वजह से बेटा अगर हम बात करें यहां पे क्या था साम्यवाद का अब सभी को पता, हो ची मिन्ह साहब भी साम्यवादी विचारधारा के ही उसमें थे, प्रभावित थे उसी से। और कम्युनिस्ट पार्टी थी ये पूरी की पूरी, अगर देखा जाए तो इन्हीं के द्वारा लोकतांत्रिक गणतंत्र की स्थापना की गई थी। तो यहां पे भी इस लोकतांत्रिक गणतंत्र की स्थापना के बाद आफ्टर अगर हम बात करें बाद में क्या होता है, यहां पे भी शीत युद्ध का प्रभाव दिखाई देगा। शीत युद्ध का यहां पे भी क्या प्रभाव, क्यों प्रभाव, क्योंकि वियतनाम में भी दो गुट बटा हुआ था, एक था साम्यवादी और दूसरा था इसमें अगर बात करें वह था पूंजीवादी वर्ग। पूंजीवादी जो जमींदार वगैरह थे ना यहाँ पे जिन्होंने फ्रांस की सहायता की थी, ये वाले। ठीक है, तो ये दो वर्ग थे यहाँ पे भी। ठीक है, एक था साम्यवादी वर्ग, एक था पूंजीवादी वर्ग। पूंजीवादी वर्ग को अपने सत्ता को जाने का भय था, इस वजह से यहाँ पे भी दो विचारधाराओं का प्रभाव था, इस वजह से यह भी वियतनाम भी शीत युद्ध के चपेट में आ गया। कैसे आता है अब वही कहानी है, समझिएगा। यहाँ पे सभी लोग ध्यान से सोच समझ के समझेंगे। देखो अब शीत युद्ध का प्रभाव दिखाई देने लगा यहाँ पे भी दो विरोधी विचारधाराओं साम्यवाद और पूंजीवाद, वही कह रहा पूंजीवाद की स्थापना को लेकर के गृह युद्ध शुरू हो गया। यहाँ पे भी सिविल वार शुरू हो जाता, गृह युद्ध अपना यहाँ पे शुरू हो गया। ठीक है, इसका भी संयुक्त राष्ट्र संघ के पास कोई उपाय नहीं था, क्योंकि दोनों महाशक्तियां यहां भी अपनी अपनी व्यवस्था स्थापित करने के लिए सक्रिय हो गई। अब देखो कहानी ये था यहाँ पे बेटा कि जब साम्यवादी और पूंजीवादी विचारधारा के बीच में टकराव होने लगा यहाँ पे, तो टकराव होने की वजह से साम्यवादी विचारधारा का अगर देखा जाए तो सपोर्ट सोवियत संघ कर रहा था, सोवियत संघ सपोर्टर था ना सभी को, और पूंजीवादी विचारधारा का सपोर्टर कौन था, अमेरिका। ठीक है, अमेरिका यहाँ पे अगर हम बात करें ये पूंजीवादी विचारधारा का सपोर्ट कर रहा था, और साम्यवादियों का सपोर्ट कर रहा, साम्यवादी विचारधारा का सपोर्ट कर रहा था सोवियत संघ। अब दोनों याद रखना, ध्यान से समझना, ये दोनों की दोनों देश अब देखो कैसे दोहन करेंगे, इसी की बात है, कहानी पूरी की है। अब यहां पे नंबर एक सोवियत संघ, ठीक है, नंबर एक सोवियत संघ है, और नंबर दो यहां पे अमेरिका। अब ये दोनों के दोनों मिलकर के यहां पे अपने, ठीक है, अपना वर्चस्व दिखाना चालू किया। यही बात हो रही है ना यहाँ पे कि यहाँ पे अपनी अपनी व्यवस्था स्थापित करने के लिए सक्रिय हो गए दोनों महाशक्तियां जो थी अपनी, ये क्या करना चाह रहे हैं, ये यहाँ पे अपनी व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं, समझिएगा। ठीक है, अब ये दोनों के दोनों अपनी व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास करने लगे यहाँ पे। अब व्यवस्था स्थापना में बहुत सारी समस्या आती है, क्योंकि देखो वियतनाम में जो सक्रिय वर्ग था, ठीक है, जो जिसने वियतनाम में सरकार की स्थापना की थी, वो किसका सपोर्टर था, वो था सोवियत संघ का, क्योंकि ये वो साम्यवादी विचारधारा के थे, साम्यवादी। ठीक है, ये सारे के सारे साम्यवादी विचारधारा के लोगों ने ही तो लोकतंत्र के गणतंत्र संघ की स्थापना की थी। ठीक है, अब ये दोनों शक्तियां वहां पे हस्तक्षेप करना करेंगी प्रारंभ, इसलिए कहा जाता है कि इन दोनों शक्तियों के प्रवेश की वजह से वहां पे शीत युद्ध का वहां पे भी माहौल बना था, क्योंकि शीत युद्ध में के चपेट में वियतनाम नहीं था, लेकिन जैसे ही आजादी के बाद इनको शीत युद्ध के चपेट में यह भी आपका आ जाता है अगर बात किया जाए तो। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे भी यह शीत युद्ध के चपेट में आ गया। अब चपेट में आने की वजह से बहुत सारी यहाँ पे समस्याएं उत्पन्न होंगी, उसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, फ्रांस पुनः सक्रिय हो जाएगा। अब देखो दो महाशक्तियां वहां पे लड़ रही हैं, इसी बीच में मौका मिलेगा, जो फ्रांस अभी तक दबा हुआ बैठा हुआ था, ठीक है, उसको फिर पुनः यहां पे मिल जाएगा क्या, पुनः यहां पे सक्रिय होने का मौका मिल जाएगा इन दोनों शक्तियों के बीच में। क्या होता है देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध की बात हो रही है यहाँ पे, सेकंड वर्ल्ड वार। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद ब्रिटिश सहायता से फ्रांस ने वियतनाम पर पुनः अधिकार करने के लिए सेना भेजते। अब देखो ब्रिटिश सहायता, ब्रिटेन के लोग सहायता कर रहे हैं कहां पे, फ्रांस के। ठीक है, ये लोग फ्रांस की सहायता किया इन लोगों ने, और वियतनाम पर इन्होंने पुनः अधिकार करने के लिए सेना भेज दी।
अब देखो समझिएगा यहां पे ध्यान से, कहानी क्या चल रही थी अभी तक। कहानी ये चल रही थी कि 19वीं शताब्दी में सबसे पहले फ्रांस ने अपना उपनिवेश बनाया वियतनाम को। फ्रांस के उपनिवेश बनने के बाद क्या होता है, वहां पे जापान आ जाता है, क्योंकि वहां की कम्युनिस्ट पार्टियों ने वहां पे फ्रेंच लोगों के खिलाफ बहुत ज्यादा वहां पे आक्रोश दिखाया था, तो फ्रेंच लोग थोड़ा सा दब गए थे, पीछे हट गए थे। फिर जापान का कब्जा हुआ 1941 में, और जापान का जब कब्जा हुआ तो जापानियों को भी हरा दिया गया, वहां से भगा दिया गया, ठीक है, जापान भी भग गए। अब यहाँ पे फिर से जब सेकंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ आपका, ठीक है, सेकंड वर्ल्ड वॉर जब समाप्त होता है तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन की सहायता से फ्रांस दोबारा वहां पे अधिकार करने पहुंच जाता है। कहां पे? वियतनाम में दोबारा अधिकार करने के लिए पहुंचेगा। और इस दौरान देखो क्या होता है, अब दक्षिणी वियतनाम पर कब्जा कर लिया गया। क्या हुआ? दक्षिणी वियतनाम में फ्रांस ने कब्जा कर लिया। किसने? फ्रांस ने। कहां पे? साउथ वियतनाम पे। लेकिन उत्तरी वियतनाम में वियत मिन्ह के नेतृत्व में स्वतंत्र शासन था। वियत मिन्ह हुई हो ची मिन्ह वाले, ठीक है, यहां पे उनके अगर हम बात करें इन, तो वियत मिन्ह के नेतृत्व में स्वतंत्र शासन अभी भी कहां चल रहा है? नॉर्थ वियतनाम में। समझो, समझाता हूं, देखो अब देखो यहां पे वियतनाम, वियतनाम के दो पार्ट थे, एक आपका नॉर्थ वियतनाम, एक आपका है यहां पे साउथ वियतनाम। साउथ वियतनाम। अब नॉर्थ वियतनाम में क्या होता है, ध्यान से समझना। नॉर्थ वियतनाम में आपका वियत मिन्ह, इनके नेतृत्व में भी स्वतंत्र शासन चल रहा है। स्वतंत्र शासन। स्वतंत्र शासन का मतलब हो गया कि कोई भी किसी का यहां पे प्रभुत्व नहीं है, जो भी है वो वियत मिन्ह सरकार अपनी चला रही है, याद रखना। लेकिन साउथ वियतनाम में फ्रांस ने यहां पे कब्जा कर लिया, और इस कब्जे में सहायता किया था ब्रिटेन ने। ब्रिटेन ने सहायता किया। ब्रिटेन ने किसकी सहायता किया था इस कब्जे में? फ्रांस की। फ्रांस की इन्होंने क्या किया था? सहायता, कब्जा करने के लिए, क्योंकि सेना वगैरह भेजी थी अपनी, तो सहायता करके यहां पे साउथ वियतनाम में इन लोगों ने कर लिया कब्जा, ठीक है। साउथ वियतनाम में कब्जा हो गया किसका? फ्रांस का। लेकिन अभी भी जो नॉर्थ वियतनाम है ये पूरी तरीके से स्वतंत्र है, यहां पे किसी की सत्ता स्थापित नहीं हुई है। अब किसी की सत्ता स्थापित नहीं हुई, उसके बाद तो वियत मिन्ह, अगर हम बात करें तो ये वियत मिन्ह लड़ाकों ने फ्रेंच सेना की कड़ी टक्कर दी, ठीक है। फ्रांस इस लड़ाई में उलझ रहा था, ठीक है, उलझ रहा था, चूंकि वियतनाम के राष्ट्रवादी शक्तियों का नेतृत्व साम्यवादी दल कर रहा था, ठीक है। मैंने बताया था ना, साम्यवाद की तरफ इनका झुकाव था, तो साम्यवादी दल कर रहा था, ठीक है। अमेरिका ने युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से शरीक होने की हिमायत की, और फ्रांस को संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता मिलने लगी। अब देखो यहीं पे कि भैया अब देखो क्या हुआ, अब समझिए। यहां पे कब्जा करने के बाद ये देख रहे थे ये फ्रांस के लोग, देखो तो फ्रांस के लोग, समझना, मैं समझाता हूं, ध्यान से देखना बात। कहानी ये है कि फ्रांस जो था यह अब नॉर्थ वियतनाम की तरफ अपनी नजर बनाए हुए है। नॉर्थ वियतनाम की तरफ अपनी नजर बना करके देख रहा है भैया, यहाँ पे किसकी तरह, ये जो तोते होते हैं ना, वैसे ही एकदम नजर बना के देख रहा है भैया हम इस पे कब्जा करें। लेकिन नॉर्थ वियतनाम का नेतृत्व कौन कर रहा था? वियत मिन्ह गवर्नमेंट, सरकार। अगर ये नेतृत्व कर रही थी इसके, ठीक है, और इनको समर्थन प्राप्त करके साम्यवादियों का, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से देखें तो सोवियत संघ का इसको प्रदान था, मदद मिल रही थी, ठीक है। साम्यवादियों की यहां पे इसकी साम्यवादियों की सहायता, मदद
साम्यवादियों की मदद मिल रही थी किसको? वियतमिन्ह गवर्नमेंट को। इस वजह से वियतमिन्ह सरकार के जो सैनिक थे, सैनिक मतलब सैनिक जो थे वो सैनिक जो थे ये हार नहीं रहे थे, ये लगातार लड़ाई लड़ रहे थे। क्या लड़ रहे थे? अब इससे क्या हुआ? इस लड़ाई की वजह से फ्रांस जो है यह फंसने लगा। इसको समझ में नहीं आ रहा मैं करूं तो करूं क्या। फिर यहां पे एंट्री होती है अमेरिका की। और अमेरिका आप सभी को पता है ये पूंजीवाद का सपोर्टर था, पूंजीवाद, ठीक है, पूंजीवाद का सपोर्टर था। और इसने सहायता कर दी किसकी? फ्रांस के। इसने क्या किया? फ्रांस की सहायता। अब इसने फ्रांस की सहायता करना इसने चालू किया, और जब फ्रांस की सहायता करने चाहिए तो अब इसको भी एक राष्ट्र की सहायता मिल रही है और फ्रांस को इसकी सहायता मिल रही है, और साथ में फ्रांस की सहायता ब्रिटेन से भी मिल रही थी, ब्रिटेन से भी मिल रही है, ठीक है, ब्रिटेन से भी सहायता मिल रही है। नॉर्थ, अब यहां पे वियतमिन्ह सरकार थोड़ी सी अब तो दबने की प्रारंभ होगी ना। लेकिन देखो हुआ क्या, ठीक है, आपको लग रहा है कि इसमें 3 देशों ने इसको घेर रखा है, ठीक है, तो यहां पे प्रत्यक्ष रूप से शरीक होने की हिमायत की और फ्रांस को संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता मिलने लगी। अब जब ये शामिल हो गया इसमें, क्योंकि अभी तक मैंने आपको बताया यहां पे कि क्या घटनाक्रम हुआ कि पहले जब सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त हुआ तो ब्रिटिश की सहायता से ये जाकर के साउथ वियतनाम पे कब्जा कर लिया फ्रांस ने। अब वो नॉर्थ वियतनाम की तरफ भी देख रहा है, लेकिन अब वहां के लड़ाकों को मदद मिल रही थी सोवियत संघ की, तो मामला यहां पे फंसने लगा। अब देखो कहानी, अब यहां पे कहानी ये है कि हो ची मिन्ह के नेतृत्व में वियतनामी सेना को सोवियत संघ तथा चीन की सहायता प्राप्त हुई। अब चीन ने भी सहायता देना चालू कर दिया, क्योंकि चीन का भी रिवॉल्यूशन हो चुका था, इनको भी 2 देश अब यहां पे सहायता देने लगे, ठीक है। जैसे देखो 3 देश शामिल हुए ना वहां पे, सोवियत संघ तथा चीन की भी सहायता इनको मिलने लगी, ठीक है। चीन ने भी सपोर्ट कर दिया वियतनाम का, कहा भैया चलो मैं आपकी सपोर्ट करता हूं, क्योंकि ये भी साम्यवादी सरकार थी, यहां पे भी साम्यवादी विचारधारा से ये भी प्रभावित थे, साम्यवादी थे, और सोवियत संघ था ही, आप सभी को पता है। तो इन दोनों ने भी समर्थन देना किसको चालू किया? वियतनाम को। 1954 में फ्रांस की सेना, ठीक है, यहां पे ठीक है, DNBN, ठीक है, याद रखो DNBN फू की लड़ाई होती है, ठीक है, एक लड़ाई थी आपकी यहां पे, अगर हम बात करें यहां पे, ठीक है, ये एक सेकंड बताओ, ये एक साथ रहेगा DNBN फू, ठीक है, याद रखना। अरे मैं लिख दूं कहीं पे क्या, वैसे समझ जाओगे आप लोग, ठीक है। ये लड़ाई है, ठीक है, ये पूरी की पूरी एक साथ है। रुको रेड से कर देता हूं तो आसान हो जाएगा, ठीक है। DNBN फू की मशहूर लड़ाई में बुरी तरह पराजित हो गई। अब देखो क्या, अब देखो कैसे यहां पे क्या शक्ति संतुलन कैसे बना, देखो वियतनाम और फ्रांस, ठीक है, 2 है इसमें। देखो अब यही सब चीजें तो आपको यहां पे समझनी पड़ेंगी सारी बच्चों को, आप लोगों को, कि यहां पे कि ये शक्ति संतुलन का पूरा खेल चल रहा है। ये पूरी तरीके से वियतनाम जो है ये साम्यवादी प्रभाव में है, और ये पूरी तरीके से पूंजीवादी प्रभाव पे है, पूंजीवादी। इसका सपोर्ट कर रहा अमेरिका और ब्रिटेन, ये दोनों के दोनों सपोर्ट कर रहे हैं यहां पे, याद रखना। बताओ आया समझ में, हाँ या ना, बताइए। सभी के सभी याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सा ये सेशन है, क्योंकि यहां से अगर सारी चीजें आप लोग समझ गए तो मजा आ जाएगा, ठीक है। आया समझ में? चलिए, तो अगर हम बात करें ये इस तरीके से, और इनकी सपोर्ट जो कर रहा है वो है आपका सोवियत यूनियन, है कि नहीं?
इनका सोवियत यूनियन, इसका सपोर्ट कर रहा है सोवियत यूनियन, ठीक है। इसका अगर हम बात करें यहां पे तो सोवियत यूनियन कर रहा है, सोवियत संघ कर रहा है, ठीक है। और साथ में इसका सपोर्ट कर रहा है ने लगा चाइना। तो दोनों ने यहां पे सपोर्ट करना चालू किया, एक तो सोवियत संघ ने, दूसरा चाइना ने, क्योंकि ये दोनों साम्यवादी प्रभाव से, साम्यवादी प्रभाव का विस्तार सोवियत यूनियन से हुआ था, ठीक है, या सोवियत संघ जिसको हम कहते हैं। और चाइना का भी अगर बात करें तो चाइना में भी सोवियत सरकार की यहाँ पे साम्यवादी सरकार का गठन किया गया था। अब ये शक्ति हो गया संतुलन, क्योंकि पहले यहाँ पे केवल वियतनाम का सपोर्ट सोवियत संघ कर रहा था और उनका सपोर्ट क्या हुआ, ब्रिटेन और अमेरिका दोनों कर रहे थे। बाद में जब चाइना ने सपोर्ट कर दिया तो शक्ति संतुलन हो गया, दोनों के दो दो देश यहाँ पे, दो महादेश, महासंघ जो थे आपके, दो महान गुटों का जिनका निर्माण हुआ था, वो दोनों एक साथ मिलकर के एक दूसरे का, तो ये विशेष करके खेला यही था। और साथ में ब्रिटेन आया तो यहाँ पे साथ में चाइना आ गया। अब देखो, ठीक है, क्या हुआ तो इसी बीच में इन दोनों के आपसी बीच में यहाँ पे एक लड़ाई होती है, ठीक है, याद रखना, इन दोनों के बीच में एक लड़ाई होगी, जिस लड़ाई को हम यहाँ पे नाम लिखा है दिएन बिएन फू, ठीक है, बताता हूं, दिएन बिएन फू, ये लड़ाई होती है दोनों के बीच में। दिएन बिएन फू की लड़ाई होगी और इसमें फ्रांस पराजित होगा, फ्रांस इसमें पराजित हो जाएगा, मतलब हार हो जाएगी फ्रांस की, याद रखना। अब देखो समझिएगा यहां पे ध्यान से, ठीक है, मशहूर लड़ाई होती है, मशहूर लड़ाई थी बहुत, ठीक है। और इस मशहूर लड़ाई में बुरी तरह यहां पे अगर बात करें, फ्रांस की सेना दिएन बिएन फू की मशहूर लड़ाई में पराजित हो गई। 12,000 फ्रांसीसी सैनिकों को घेर लिया गया। 12,000 फ्रांसीसी सैनिक थे, उनको क्या कर लिया जाता है बेटा, घेर लिया जाता है, मतलब उनको कब्जे में ले लिया जाता है। सभी फ्रांसीसी अधिकारियों को पकड़ लिया गया। फ्रांस की अप्रत्याशित पराजय ने एक विचित्र समस्या पैदा कर दी। अब देखो, अप्रत्याशित हार, लग नहीं रहा था फ्रांस हारेगा, क्योंकि सपोर्ट किसका किसका है फ्रांस को, सपोर्ट मैंने बताया किसका, ब्रिटेन का है, अमेरिका का है सपोर्ट। और फ्रांस खुद इतनी बड़ी सैन्य क्षमता वाला देश था, और साथ में सबसे शक्तिशाली देश उस समय का अगर बात करें, अमेरिका और ब्रिटेन दोनों महाशक्तिशाली देश थे, लेकिन हार गए किससे, वियतनाम से, छोटे से देश से हार गए ये, ठीक है। यहाँ पे दिएन बिएन फू की मशहूर लड़ाई में इन दोनों की पराजय हुई। तो ये तीनों राष्ट्र मिलकर के हार जाते, विशेष करके फ्रांस का ही नाम आता है, क्योंकि वो सैनिक सहायता केवल कर रहे थे, तो वहां पे फ्रांस से हार गया वियतनाम से। अब इससे क्या हुआ, जब हार गया तो एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई। उसके बाद एक समझौता हुआ, जिसको हम जिनेवा समझौता के नाम से जानते हैं, जिनेवा समझौता 1954 वाला, ठीक है। 1954 के जिनेवा समझौता यहाँ पे होगा। मैंने जिनेवा समझौता आपको पहले ही पढ़ाया, लेकिन यहाँ पे वियतनाम के परिप्रेक्ष्य से हम बताएंगे, ध्यान से समझना। इस समस्या के हल के लिए 1954 में, समस्या वही जो यहाँ पे समस्या पैदा हुई थी, इसी समस्या की बात हो रही है। इस समस्या के हल के लिए 1954 में जिनेवा समझौता हुआ था। जिनेवा समझौते में एक अंतरराष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया। कहा गया भैया कि एक अंतरराष्ट्रीय आयोग बनाया जाए, इंटरनेशनल, यहाँ पे अगर बात करें यहाँ पे तो एक इंटरनेशनल आयोग की बात की गई, ठीक है, जो वहां की समस्याओं को सुलझाने का प्रयत्न करता रहता था, ठीक है, वहां की समस्याओं को सुलझाने का प्रयत्न करता रहे। यह तय किया गया कि 1956 में चूंकि अमेरिका को यह पता था कि राष्ट्रीय चुनाव के बाद संयुक्त वियतनाम में वियत मिन्ह की ही सरकार बनेगी। देखो, अब यहां पे अमेरिका जो है ना, ये खतरनाक आदमी था, इसने दिमाग से खेला, दिमाग से यहां पे नहीं है, दिमाग से खेलना चालू किया इसने। याद रखना बेटा लोग, आप लोग, कि इसने दिमाग से खेलना चालू किया। और कैसे दिमाग से खेलना चालू किया, देखो अब समझिएगा, यहां पे समझाता हूं सभी लोगों को, ध्यान से आप लोग देखना, क्या चीजें ध्यान से देखनी है, समझने, यहाँ पे समझते हुए ही चलना है, क्योंकि बहुत आसान टॉपिक है। देखो, कहानी ये हुई कि भैया देखो, नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम दो थे ना, दो थे। वियतनाम में नॉर्थ और साउथ दो की बात होती
नॉर्थ और साउथ दो की बात होती है। अब समझना क्या चीज समझना था, मेन पॉइंट तो मैंने आपको समझाया है। देखो पहले तो बात यहां पे कि फ्रांस हार गया था, फ्रांस की यहां पे पराजय हुई थी, और जब फ्रांस की पराजय हो गई तो इससे समस्या उत्पन्न, तो जिनेवा समझौता हुआ, उसकी पराजय की वजह से अब फ्रांस को यहां पे पीछे हटना पड़ा, पीछे हट गया। जब पीछे हट गया तो नॉर्थ वाले रीजन में फ्रांस की सरकार, सॉरी साउथ वाले में फ्रांस ने कब्जा किया हुआ था फ्रांस, तो यहां पे इसको इस कब्जे से भी हटना पड़ गया, क्योंकि भाई अब पीछे हट गए हो तो सबसे हटो, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ कि ये पीछे हट गया। तो अब जब पीछे हटा तो मामला ये फंसने लगा भैया कि अब इनकी अब दोनों एक हो जाएंगे, अब इनको संयुक्त किया गया, संयुक्त वियतनाम की बात होने लगी, वियतनाम। अब जब संयुक्त वियतनाम की बात होने लगी तब इसी में हस्तक्षेप किया अमेरिका ने, इसने हस्तक्षेप किया 1956 में, कहा अगर कहीं चुनाव होगा, देखो क्या कहा इसने, इसने कहा कि अगर चुनाव हुआ, अगर कहा अमेरिका को यह पता था कि राष्ट्रीय चुनाव के बाद संयुक्त वियतनाम में वियत मिन्ह की ही सरकार बनेगी, ठीक है, उसको पता था कि जैसे ही चुनाव होगा तो वियत मिन्ह की सरकार बनेगी। अतः उसने 17वीं अक्षांश रेखा पर वियतनाम को विभाजित करवा दिया। जो 17वीं अक्षांश रेखा है, आप सभी को पता होगा अक्षांश रेखा क्या है, आप सभी को अक्षांश रेखा देशांतर रेखा पता है ना, तो 17वीं अक्षांश रेखा पर वियतनाम को क्या कर दिया, विभाजित करवा दिया। उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन्ह के नेतृत्व में समाजवादी तथा दक्षिणी वियतनाम में सिहानूक, ठीक है, सिहानूक के नेतृत्व में पूंजीवादी सरकार की स्थापना की गई। अब देखो समझदाताओं समझना क्या हुआ। अब अमेरिका को पता था कि अगर संयुक्त वियतनाम का चुनाव हुआ, चुनाव, तो गवर्नमेंट किसकी आ जाएगी, गवर्नमेंट आ जाएगी वियत मिन्ह की, वियत मिन्ह। और जब वियत मिन्ह की गवर्नमेंट आ जाएगी तो यह साम्यवादी सरकार बन जाएगी, साम्यवादी, साम्यवादी सरकार बनेगी। और पूरा का पूरा एशिया इससे प्रभावित होगा, पूरा का पूरा एशिया इससे प्रभावित होता अगर समाजवादी सरकार बनती तो इसी में साम्यवादी सरकार बन जाएगी। तो यहां पे अमेरिका ने यह होने ही नहीं दिया, इसको संयुक्त ही नहीं होने दिया, कहा नहीं अब हम संयुक्त नहीं। इसने क्या किया, दिमाग लगाया, और दिमाग लगा करके इसको वियतनाम को दो भागों में डिवाइड करवा दिया। वियतनाम को इसने क्या किया, दो भागों में, वही सेम नॉर्थ और साउथ भागों में यहां पे डिवाइड ही करवा दिया, और डिवाइड करवा दिया और कहा भैया जो नॉर्थ वियतनाम है, वियतनाम है, यहां पे आप समाजवादी सरकार बना लो। यहां पे समाजवादी सरकार बनती है, कौन, हो ची मिन्ह, इनके नेतृत्व में, हो ची मिन्ह के नेतृत्व में, यहां पे हो है, घो नहीं है, ये हो है, ये हो ची मिन्ह के नेतृत्व में यहां पे अगर देखा जाए तो समाजवादी सरकार की स्थापना, ठीक है, समाजवादी सरकार की यहां पे स्थापना होती है नॉर्थ वियतनाम में। और साउथ वियतनाम जो था, साउथ वियतनाम, अब साउथ वियतनाम में इनका एक तरीके से प्रतिनिधि था इन्हीं का, जिसका नाम था सिनाकून, सिहानूक नाम था उसका, सिहानूक, ठीक है, क्या नाम था, सिहानूक नाम था। इसके नेतृत्व में यहां पे पूंजीवादी सरकार की स्थापना हुई, पूंजीवादी सरकार, पूंजीवादी सरकार की यहां पे स्थापना हुई। ये साम्यवादी है और ये पूंजीवादी है, ठीक है, दोनों की विचारधाराएं एकदम से अलग है। अब इतना काम करवाने में अमेरिका पूरी तरीके से सफल हो गया। देखो याद रखना, लेकिन अगर बात करें तो ये हो गया, ये काम करवाया किसने, इस काम को करवाया था अमेरिका ने। याद रखना किसने, अमेरिका, क्योंकि यह नहीं चाहता था कि, लेकिन इस फैसले से, इन दोनों फैसलों से ना ही नॉर्थ वियतनाम खुश था और ना ही साउथ वियतनाम, दोनों नाखुश थे। क्योंकि
इनका मन था कि हम संयुक्त रूप से पूरे देश में सरकार बनाए। ठीक है, संयुक्त रूप से सरकार बनाने की बात ये कर रहे थे कि भैया हम संयुक्त रूप से सरकार स्थापित करना चाहते हैं, इस वजह से नाखुश थे। अभी आगे लिखा भी होगा हमारा, लेकिन यहाँ पे लेकिन दोनों ही पक्ष इससे खुश नहीं थे। वे पूरे वियतनाम में सरकार स्थापित करना चाहते थे, अतः यह क्षेत्र पुनः दोनों विरोधियों की विचारधाराओं का अखाड़ा बन गया। अब इससे क्या, फिर से दोनों के विरोधियों विचारधाराओं का यहाँ पे अखाड़ा स्थापित हो जाता है। फिर से यहाँ पे कहा जाता है कि यहाँ पे अखाड़ा हो गया और फिर यहाँ पे समस्या फिर से उत्पन्न होने लगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अमेरिका आएगा फिर से। अब देखो अमेरिकी सहायता यहां पे मिलेगी किस तरीके से, ध्यान से समझना। कैसी सहायता, देखो अमेरिका ने धीरे धीरे वहां पूंजीवादी सरकार की स्थापना के उद्देश्य से अपनी सहायता तेज कर दी। अब अमेरिका पूरे वियतनाम की बात करना चाह रहा है। अभी तक जो चल रहा है मामला नॉर्थ और साउथ वियतनाम का, वो चल रहा है। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो अपना भले चाह रहे थे लेकिन अपना अपना गवर्नमेंट वो चला रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो अमेरिका है ना, ये बहुत खतरनाक है। अमेरिका ने धीरे धीरे वहां पे पूंजीवादी व्यवस्था की स्थापना करने के उद्देश्य से वहां पे सहायता तेज कर देता है। सहायता का मतलब होता है चाहे वो कुछ पूंजी देकर के हो, चाहे सैनिक सहायता, कुछ भी हो। अमेरिका ने डोमिनो, ठीक है, डोमिनो का सिद्धांत था ना, डोमिनो के सिद्धांत की वकालत की। इस सिद्धांत के अनुसार अगर दक्षिण वियतनाम साम्यवादियों के अधिकार में चला गया तो अन्य सारे देश भी पस्त होकर साम्यवादी शासन के अधीन चले जाएंगे और अंत में साम्यवाद पूरे एशिया में फैल जाएगा। 1960 के बाद राष्ट्रपति जॉन एफ केनेडी ने इस युद्ध की सहायता देकर और तेज कर दिया। अगस्त 1964 में इस संकट में एक भयावह मोड़ आता है। देखो अमेरिका ने डोमिनो की सिद्धांत था कि अगर कहीं साउथ वियतनाम अगर साम्यवादियों के साथ चला गया, ठीक है, तो पूरे के पूरे एशिया में बवाल मचेगा और पूरा का पूरा एशिया जो है वहां पे साम्यवादी विचारधारा पूरी तरीके से फैल जाएगी। ठीक है, तो 1900 अब इस विचारधारा को और तेज करने का काम किया 1960 के बाद राष्ट्रपति जॉन एफ केनेडी साहब ने। इन्होंने युद्ध को सहायता देना चालू कर दिया। जो वियतनाम में युद्ध चल रहे थे उसको और सहायता देना चालू किया और अगस्त 1964 में एक भयावह मोड़ आया। कैसा मोड़ है, देखो 15 अगस्त को अमेरिकी विमानों ने अचानक उत्तरी वियतनाम के कुछ सैनिक ठिकानों पर बम वर्षा की। कहां पे, नॉर्थ वियतनाम में। ठीक है, उत्तरी वियतनाम के जो सैनिक अड्डे थे, सैनिक ठिकानों पर, अड्डों पर उन्होंने बमबारी करना स्टार्ट कर दिया। किसने कर दिया काम, ये काम किया अमेरिका ने। ठीक है, अमेरिका ने ये काम किया। इसे अमेरिका ने आत्मरक्षा की कार्रवाई का नाम दिया। अमेरिका ने इसे उचित ठहराने के लिए पहली बार सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई। इस प्रकार हिंद चीन की समस्या पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष आई। तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ जो बनाया गया था, जिसमें सभी इंटरनेशनल समस्याओं का समाधान करने की बात की गई थी, शांति और पीस स्थापित करने की बात की गई थी, उसके पास पहली बार यह समस्या सामने आती है, उसके समक्ष सामने आती है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने पहली बार यह समस्या सामने आएगी जब अमेरिका हिंद चीन समस्या को सुधार यहाँ पे, क्योंकि अमेरिका ने बमबारी किया था तो अपने आप को वैध ठहराने के लिए वह संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष प्रस्तुत कर देता। पहली बैठक इसने आयोजित की। ठीक है, याद रखना। बताओ इतनी कहानी आगे समझ में आए। अगस्त 15 अगस्त को अमेरिका ने किया था और 16 अगस्त को ही बैठक बुला ली गई थी 1964 में। ठीक है, तब इंडिया भी आजाद हो गया था, पूरी तरीके से आजाद था, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। अब देखो, अब बात है संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका। अब इसकी क्या भूमिका है इसको मैं और आपको समझाऊंगा। यहाँ पे ऐसा समझना, थोड़ी सी बातें हैं, कुछ ज्यादा यहाँ पे नहीं है, बस समझते हुए चलिएगा। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की अब बैठक बुलाई गई। ठीक है, चलिए तो ये क्या हुआ यहाँ पे, तो 16 अगस्त 1964 को यहां पे बैठक बुलाई गई और दोनों पक्षों, कहां पे, संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक हुई। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ,
संयुक्त राष्ट्र संघ की यहाँ पे बैठक बुलाई जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक बुलाई गई और इसमें दोनों पक्षों को बुलाया गया, किसको? नॉर्थ वियतनाम एंड साउथ वियतनाम। चलिए, तो यहां पे बात कर रहे थे हम कि संयुक्त राष्ट्र संघ नॉर्थ वियतनाम एंड साउथ वियतनाम, ठीक है। तो नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम को बुलाया गया भैया यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक। कहा भैया आइए आप लोग और आपस में यहाँ पे बातचीत करते हैं। लेकिन इस बैठक का आमंत्रण नॉर्थ वियतनाम ने अस्वीकार। जो निमंत्रण आया था उसको निमंत्रण को अस्वीकार किया किसने? नॉर्थ वियतनाम। याद रखना, नॉर्थ वियतनाम ने इसको अस्वीकार कर दिया, कहा भैया हम इस बैठक में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो जब यहां पे अस्वीकार कर दिया तो कहा जाता है कि 1964 में बुलाई गई थी ये बैठक, फिर जब अस्वीकार हो गया तो कोई मामला ही नहीं बन पाया। और मामला ना बनने की वजह से अमेरिका अपनी मनमानी करने लगा। कहा कि हमसे कोई मतलब नहीं, हम मनमानी करते रहेंगे, आप चाहे मेरी बात मानो ना। समय आता है मनमानी करने लगा, और समय आता है 1966, ठीक है, सन 1966, लगभग 2 साल के बाद, ठीक है। 1966 में अगर हम बात करें, ठीक है, तो समस्या आती है 1966 में शुरुआत के महीने में ही 31 जैन 1966 को अमेरिका ने क्या किया? नॉर्थ वियतनाम, ठीक है। अगर हम बात करें तो अमेरिका ने नॉर्थ वियतनाम पे अगर देखा जाए तो भारी बमबारी मतलब ज्यादा मात्रा में बम गिराना चाहते, भारी बमबारी प्रारंभ। अब बताओ भैया, जहां पे बम गिरेगा इसको कहा जाता है कि यह शीत युद्ध की प्रकाष्ठा था। इसको मतलब शीत युद्ध की प्रकाष्ठा कही गई, याद रखना। तो बेटा इसको शीत युद्ध की प्रकाष्ठा मानी जाती है अगर हम बात करें तो जो अमेरिका ने यहाँ पे मनमानी करना चालू किया और 1966 में के 31 जनवरी को अमेरिका ने नॉर्थ वियतनाम पे भारी बमबारी करना यहाँ पे प्रारंभ कर दिया। अब जब भारी बमबारी यहाँ पे होना प्रारंभ हो गया तो समस्या और उत्पन्न हो जाएगी भाई। आए बताओ, बताइए। आए ठीक है, तो ये समस्या आ गया समझ में ना सभी को। देखो सभी लोग यहाँ पे फटाफट भैया लाइक और शेयर करते रहेंगे तो ही मजा आएगा क्लास में, याद रखिएगा। बहुत बेहतरीन टॉपिक चल रही है ये। तो अभी हो गया, बमबारी चालू हो गई। बमबारी चालू होने के बाद जब बमबारी यहाँ पे समाप्त हुई तो फिर से अमेरिका ने, ठीक है, 1966 में, ठीक है, अमेरिका ने यहाँ पे फिर से संयुक्त, ठीक है, जैसे यहां पे बुलाया था ना यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ की, ठीक है, तो वैसे ही संयुक्त राष्ट्र संघ की अगर बात करें, राष्ट्र संघ का, संयुक्त राष्ट्र संघ का फिर से इसने एक सम्मेलन बुलवाया। सम्मेलन का यहाँ पे आयोजन करने का बात किया, ठीक है, कि भैया कहो फिर से यहाँ पे एक, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे सम्मेलन बुलवाने की, यहाँ देखो संयुक्त राष्ट्र संघ की एक सम्मेलन बुलवाने की, यहाँ पे अभी बुलवाया नहीं है, सम्मेलन बुलवाने की बात कही गई,
और यह बात कही गई थी कहां पे, एक परिषद बुलवाई गई थी अमेरिका के द्वारा, एक बैठक, ठीक है, एक बैठक हुई थी जिसमें अमेरिका के प्रतिनिधि थे, ठीक है, अमेरिका, ठीक है, अमेरिका, इस बैठक बुलवाई गई थी, एक बैठक हुई थी, ठीक है। देखो तो अमेरिका की जो बैठक थी ना, यहां पे याद रखना, अमेरिका था खतरनाक, ठीक है, अमेरिका था बहुत खतरनाक, और क्योंकि अमेरिका ने एक बैठक बुलाई, ठीक है, ठीक है, तो अमेरिका के एक प्रतिनिधि साहब थे, गोल्ड नाम था, गोल्डवर्ग साहब, इन्होंने कहा कि इन्होंने ही कहा था कि एक भैया संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक बुलाई जाए। अब इस बैठक जब बुलाने की बात कही तो सभी को पता था कि संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका का प्रभुत्व कायम है, यहां पे वो जो चाहता है वो करवा लेता है। तो इस बैठक सम्मेलन बुलाने की बात का विरोध करने लगे, और इसका विरोध सबसे पहले सोवियत संघ ने किया, सोवियत संघ, और साथ में यहां पे फ्रांस ने भी इसका विरोध किया, ठीक है, याद रखना, क्योंकि फ्रांस को भी लग रहा था कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने किसका विरोध किया, विरोध करना चालू किया। किन लोगों ने यहां पे विरोध, बेटा समझ में तो आ रहा है ना सभी को, ठीक है, यस करते रहिएगा सभी लोग अगर समझ में आ रहा है तो। देखो तो संयुक्त राष्ट्र संघ के सम्मेलन का विरोध करवाया गया, विरोध किया सोवियत संघ और फ्रांस ने कि भैया आप गोल्डवर्ग ने कहा था कि संयुक्त राष्ट्र संघ का एक सम्मेलन बुलाया जाए, ठीक है, लेकिन इस सम्मेलन न बुलाने, यहां पे विरोध किया गया किसके द्वारा, सोवियत संघ और फ्रांस का ने विरोध किया, किसके लिए, अमेरिका के खिलाफ विरोध किया कि भैया आप संयुक्त राष्ट्र संघ का फायदा उठाना बंद करिए, ठीक है, आप संयुक्त राष्ट्र संघ का फायदा उठाना बंद करो, क्योंकि इससे आपका ही हित है, आप संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रभावी हो और आप अपना फायदे के लिए इस बैठक बुलाने की बात कर रहे हो, है कि नहीं, अपने हितों को साधने के लिए इस बैठक की बात की जा रही है, ठीक है कि नहीं। ठीक है, तो जब ये दो साथ में आए तो इसी साथ में अगर बात करें, इसमें फिर विरोध की संख्या बढ़ गई, और भारत और अदर देश भी इसका विरोध करने लगे, ठीक है, इनके माध्यम से भी विरोध होने लगा किसका, यहां पे अगर बात करें तो सोवियत संघ तो विरोध किया, फ्रांस विरोध किया, और इस प्रस्ताव का जो प्रस्ताव रखा गया था, गोल्डवर्ग द्वारा प्रस्ताव रखा गया था ना, ये प्रस्ताव कि भैया एक संयुक्त बैठक बुलाए, संयुक्त राष्ट्र संघ की एक सम्मेलन बुलाई जाए इस मैटर को शांत करने के लिए, लेकिन भारत ने भी इसका विरोध करना चालू कर दिया। भारत और अदर देश, कुछ अन्य देश भी थे जिसमें सोवियत संघ और फ्रांस भी शामिल था, इन सभी लोगों ने मिलकर के इसका विरोध कर दिया, ठीक है। तो इसका परिणाम ये निकला कि 1967 में क्या होता है भैया, ठीक है, इस बैठक को रद्द कर दिया जाता है, ठीक है, इस बैठक को रद्द कर दिया गया और यह बैठक हो नहीं पाई, ठीक है, याद रहे परिणाम निकलता है, ठीक है, और यह बैठक आपकी क्या हो जाती है, रद्द हो जाती है। और याद रखना जब बैठक रद्द हो गई तो अमेरिका ने क्या किया ना, सैनिक क्षमता बढ़ा दी, कहां पे, वियतनाम में। अमेरिका ने वहां पे सैनिक क्षमता बढ़ा दी, सैनिक क्षमता, और कहा जाता है कि भैया 5 लाख सैनिक अमेरिका के थे वियतनाम में, ठीक है, 5 लाख सैनिक वियतनाम में थे अमेरिका के, ठीक है। अब देखो यहां पे समझिए, अब अगला पॉइंट यहां पे लास्ट पॉइंट आपका, अमेरिका के अंदर युद्ध का कड़ा विरोध। अब देखो क्या होगा 1968 में, अब देखो समझना यहां पे ध्यान से, 1968 में उत्तरी वियतनामी सेना ने अमेरिकी सेना को अपमानजनक पराजय दी। याद रखना यहां पे बात वही मैंने कहा ना कि सबसे बड़ी सैनिक क्षमता वाले देश को हराया था वियतनाम में, बहुत बड़ी बात है अपने आप में, एक छोटे से कंट्री ने बहुत बड़े देश को पराजित किया। कहा जाता है कि 1968 में उत्तरी वियतनामी सेना ने अमेरिकी सेना को अपमानजनक पराजय दी, और विश्व जनमत एवं स्वयं अमेरिकी जनता ने इस युद्ध में उसका कड़ा विरोध किया। अमेरिकी जनता ने भी इस युद्ध का विरोध किया था, क्योंकि अमेरिकी जनता खुद हार का भाई अपमान झेल रही थी ना भाई। सोचो एक छोटे से देश ने
एक इतने बड़े देश ने इतने बड़े देश को पराजित किया, जिसकी सैनिक क्षमता बहुत थी, और कहा जाता है कि 5 लाख सैनिक वियतनाम में मौजूद थे उस समय, लेकिन फिर भी वो जीत नहीं पाते हैं और वियतनामी सेना ने उनको पराजय का मजा चखा दिया पूरी तरीके से। ठीक है, अमेरिका हार गया। 31 मार्च 1968 में अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक नाटकीय घोषणा कर वहां बमबारी रोकने का आदेश दिया ताकि शांति का मार्ग प्रशस्त हो सके। लगातार बमबारी भी हो रही थी, उसके बावजूद हार गए। तो भैया अमेरिकी राष्ट्रपति साहब ने एक नाटकीय घोषणा की और कहा कि हम बमबारी रोकते हैं जिससे शांति का मार्ग प्रशस्त हो सके। दक्षिणी वियतनाम ने उत्तरी वियतनाम के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया, मतलब साउथ वियतनाम जो था उसने आत्मसमर्पण कर दिया। इस प्रकार 30 साल से चल रहे इस युद्ध का अंत हो गया। बहुत लंबा अगर बात किया जाए, बहुत लंबा चलता है यह युद्ध। 30 साल का संघर्ष यहां पे खत्म हुआ और यहां पे कहा जाता है कि भैया इस तरीके से यहां पे शांति स्थापित होती है। बताओ सभी को समझ में आ गया? आ गया? चलिए तो याद रखिएगा, फिर इसी तरीके से यहां पे समाप्त हो जाता है सेना होना, सब कुछ समाप्त हो जाता है। अब मैं कुछ आपको फैक्ट यहां पे बता देता हूं। फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है, आपको कहा जाता है इसमें, फैक्ट ये है कि इस युद्ध में अगर बात करें तो 58,000 अमेरिकन या अमेरिकी सैनिक मारे गए थे। अमेरिकी सैनिक इसमें मारे गए थे, याद रखना, मारे गए। और 3 लाख सैनिक यहां पे घायल हुए थे, घायल। ठीक है, 3 लाख सैनिक घायल माने जाते हैं कि 3 लाख सैनिक इस युद्ध में, अमेरिकी सैनिक थे ये अमेरिकी सैनिक की बात हो रही, 3 लाख अमेरिकी सैनिक इस युद्ध में घायल हो गए थे। ठीक है, घायल हुए थे, घर लौट आए अपमानजनक हार के साथ, ये घर और अपना चले आए। ठीक है, याद रखिएगा। फिर समय आता है आपका लास्ट में 1978 का, और 1978 में संयुक्त वियतनाम की स्थापना हुई। पूरा का पूरा संयुक्त वियतनाम की स्थापना होती है 1978 में, काफी समय लगता है। ठीक है, स्थापना हुई और यह समाजवादी सत्ता के अधीन आ गया, समाजवादी सत्ता। ठीक है, समाजवादी सत्ता के अधीन चला गया। यहां पे समाजवाद की स्थापना हो जाती है। इस तरीके से सारा का सारा खेला यहां पे समाप्त हो जाता है। ठीक है, आई थिंक सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट्स। तो सभी को समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा आज का सेशन, ये याद रखना। तो ये था वियतनाम का वार, पूरी तरीके से किस तरीके से 30 साल यह वार चलता है। एक गृह युद्ध जैसे वार था अगर बात किया जाए तो। ठीक है, बहुत बड़ी समस्या थी, इसको इंडो चाइना समस्या के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, तो यह फाइनली खत्म हुआ हमारा, मैंने आपको पढ़ा दिया, तो सभी लोग याद रखिएगा। काफी इंपॉर्टेंट था ये सेशन, याद रखना। बहुत सारी चीजों को आपको मैंने समझाया है। तो ये था आज का सेशन। 9 फरवरी से आप लोगों को कुछ नए सेशंस देखने को मिलेंगे, नए यहाँ पे आपको स्टार्ट किए जा रहे हैं, बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं। तो जिन बच्चों को पार्टिसिपेट लेना है सब्सक्रिप्शन, वो लोग अभी ले लीजिए, मौका आपसे कृपया, ऑफर भी चल रहा है 18 महीने वाला। तो जिन बच्चों को लेना है वो लोग ANK 06 कोड लगा करके ले लेते हैं, ले लीजिए सारे के सारे लोग। ठीक है, याद रखिएगा। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस क्लास। बाय बाय, टेक केयर। फिर मुलाकात होगी आप सभी से अगले सेशन में, जहां पे हम सोवियत संघ का विघटन पढ़ने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, कल पढ़ेंगे हम सभी लोग यहाँ पे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बस याद रखिएगा, अगर आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो कर सकते हैं। मेरे साथ स्पेशल क्लास में ज्वाइन होना चाहते हैं अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे, तो मुझे फॉलो कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी प्रोफाइल की लिंक है, उसको ओपन करके मुझे फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना, हाँ PDF कहां पे मिलेगी आप सभी को इसकी सूचना दे देता हूं। अनअकैडमी अंकित के नाम से टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल है, यहीं पे आप सभी को PDF मिलेगी सारी की सारी, इसको ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। तो जाते जाते उम्मीद है आप सभी लोग लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे सेशन को। अगर चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस क्लास। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। लेट्स क्रैक इट। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।